जय हिंद। तो पॉलिटी के इस वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम शुरू किए हैं संविधान, इस संविधान में बारीकी से एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को बारीकी से डिस्कस करते हुए, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो शुरुआत किए थे 3 वीडियो में, इसमें संविधान क्या है यह जाना था, संविधान क्यों जरूरी है यह जाना था, संविधान का विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति और किस राष्ट्र के मन में आया था यह देखा था। इसके बाद संविधान के प्रकार कितने हैं यह देखे थे। उसके बाद हम लोग ने शुरू किया था कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास। तो इसमें 4 पॉइंट को लेकर हमको क्लियर करना था। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन एवं भारत पर कब्जा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया। इसी क्रम में जो है ये कंपनी का शासन जो होता है, कंपनी का शासन, क्राउन का शासन, ये 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इसको जानेंगे, समझेंगे। या फिर संविधान के स्रोत। तो अभी जो हम मुख्य तौर पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी का शासन। कंपनी के शासन में देखेंगे कि 1773 से 1858 ईस्वी के बीच में कौन कौन सी घटना हुई, क्या क्या क्रम लाए, कौन कौन सा नियम लाए, उसको डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि कल हम लोग देख लिए कि कैसे भारत पर कंपनी ने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत के बहुत बड़े भूभाग बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर कब्जा कर लिया था, और लगभग ये तय कर दिया था कि भारत के जो सबसे अधिक उपजाऊ है, रेवेन्यू वाले क्षेत्र, उस पर अधिकार हो गया, तो भारत पर भी अधिकार, संपूर्ण भारत पर अधिकार हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आज लाए हैं, देखेंगे कंपनी के शासन में हुआ क्यों। यूं हुआ यूं कि बक्सर के युद्ध के बाद इसका कंपनी का काफी मुनाफा होने लगा, रेवेन्यू जनरेट करने लगे। फलस्वरूप क्या हुआ कि कंपनी में जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उसका मनोबल काफी बढ़ा। बढ़ने के फलस्वरूप वो स्वयं का ही फायदा, कंपनी का जाए जहां जाना है, भले ही डूब जाए, लेकिन अपना फायदा होना चाहिए, इस पर काफी जोर दिया। और इसके तहत अपना तो खूब मालामाल हो गए, लेकिन कंपनी बेहाल हो गए। कंपनी जो बेहाल हो गए, तो ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए और सही व्यवस्था को सही करने, कंपनी की व्यवस्था को सही करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिसे मील का पत्थर कहा जाता है और पहला लिखित संविधान भी कहा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन के व्यवस्था का व्यवस्थापित करने का श्रेय इसी रेगुलेटिंग एक्ट को जाता है। तो हम लोग इसी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखेंगे। जो कंपनी के शासन है, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 2 बार आया 1781 1784 में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए 2 आया, जो 1781 में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन 1784 वाला काफी महत्वपूर्ण, पिट्स इंडिया एक्ट जो था महत्वपूर्ण था। तो इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। और इसके बाद इसी में देखेंगे कि 1773, 1813, 1833, 1853 का जो है चार्टर्ड एक्ट, जो कि प्रत्येक 20 साल पर कंपनी को दिया जाता था, तो कैसे यह धीरे धीरे करके क्या क्या प्रावधान लाए, इसको हम लोग कंपनी के शासन के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझेंगे और क्या है नहीं है। तो यहाँ जैसे कि पहले बता दिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लाया था भारत में लिखित संविधान, इसके कंपनी के जो ब्रिटिश
कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भारत में ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित करने का यह पहला प्रयास था, पहला लिखित संविधान था। अच्छा, हम लोग यहां से एक एक पॉइंट को बाय क्वेश्चन डील करेंगे। जैसे कि यह रेगुलेटिंग एक्ट को लाने की क्या जरूरत था, क्यों आया, तो इसके कुछ पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे कि जैसे ही 1764 का बक्सर का युद्ध खत्म हुआ तो बड़े भूभाग क्षेत्र पर रेवेन्यू का अधिकार मिल गया, तो यहाँ पर सब कंपनी के मुनाफा को छोड़कर सब स्वयं का मुनाफा करने लगे। फलस्वरूप कंपनी का जो है क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ, घाटा लगा, घाटे में चले गए। लेकिन यहाँ पर जितने भी कर्मचारी था वो मालामाल हो गए, वो बेईमान हो गए, घूसखोर हो गए, अत्याचारी हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए। इस सब को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य में देखेंगे तो कंपनी पर नियंत्रण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि कंपनी पर और उनके कर्मचारी पर कैसे नियंत्रण कर सके कि जो कंपनी को भेजे हैं वो अच्छा से वर्क कर सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ब्रिटिश सरकार को मिल सके। कंपनी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को समाप्त करना यह रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें जानेंगे कि इसकी विशेषता में क्या क्या था, क्या क्या विशेषता का है या मुख्य पॉइंट का है, क्या क्या था, उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले मुख्य विशेषता में क्या हुआ कि प्रशासनिक पद एक लाया गया जिसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल। यह प्रशासनिक पद था, इससे पहले गवर्नर ही रहा करते थे। मुख्यतः तीन क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र और मद्रास का क्षेत्र और एक और था बंबई का क्षेत्र। ये तीन क्षेत्र था, तीनों में अलग अलग हुआ करता था गवर्नर, और तीनों अपना स्वतंत्र थे, मनमानी करते थे, जिसको जैसा करना था कंपनी का दिए ना दिए अपना मुनाफा खूब कमा रहा था। तो इस क्षेत्र में क्या किए कि बंगाल के जो बड़े भूभाग था उस पर आधिपत्य जमा लिए थे और लगभग तय कर दिया था कि पूरे भारत पर शासन यहीं से किया जा सकता है। तो यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया, नाम दे दिया। अब जैसे ही दिया, उस समय थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर, तो अब उसे भारत के गवर्नर जनरल कहने लगा। अब वारेन हेस्टिंग साहब थे तो खुश हो गए कि वाह, हमको तो बहुत बड़ा पद दे दिया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिए। फिर क्या था, दूसरा पॉइंट में देखेंगे केंद्रीकरण। केंद्रीकरण किया गया, मद्रास और बंबई का क्षेत्र जो है इसके बंगाल के अधीन कर दिया। अब ये गवर्नर जनरल साहब जो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये तो खुश हो गए कि वाह, एक तो हमको इतना पद दे दिया और जो अन्य दो गवर्नर थे वो मेरे अधीन कर दिया। लेकिन क्या था, इससे खुश होने वाली बात नहीं थी। यहाँ पर जो लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, काफी सोच समझ के लाया गया था। इसमें क्या कर दिए, कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया। किसको, गवर्नर जनरल के सपोर्ट के लिए कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया, जिसमें चार सदस्यीय परिषद था और उसमें यही 4 सदस्य निर्णय लेता, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा निर्णय यही लेता। इसमें गवर्नर जनरल का जो है कोई वीटो पावर नहीं इसमें दिए थे। अगर जो निर्णय ले लिया गवर्नर जनरल को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यह जो परिषद का गठन हुआ, मुख्यतः गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए रखा गया कि 4 सदस्यीय टीम है, इनका जो विचार होगा वही ये गवर्नर जनरल करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे। तो पहले तो 2 प्रशासनिक पद केंद्रीकरण किया और देखा तो खुश हो गए, लेकिन जैसे ही देखे कि हम पर 4 सदस्य की टीम लगा दिए, फिर भी कहा कि चलो इसको हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आगे आइए, एक और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर दिया और ये निदेशालय मंडल था। इसे निदेशालय मंडल कहते हैं। 24 सदस्यीय
टीम रहते थे। इसका गठन लंदन में ही होगा और ये वहीं से रेगुलेट करेंगे, निदेशन का कार्य करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इनका मुख्यतः जो है कार्य था बस यही, कंपनी पर कंपनी पर पकड़ बनाना, उसका जो है एकदम दायित्व यानी कि जवाबदेह बनाना किसके, ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो इनके कार्य को देखेंगे, कंपनी का प्रबंधन और प्रशासन, व्यापारिक एवं राजनीतिक दोनों, जो यह अपना निर्णय लेंगे कि कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, राजनीतिक हो या व्यापारिक हो, सारा निर्णय यही लेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो यहाँ से आप निर्देश देंगे, फिर यहाँ पर कार्यकारी परिषद वहां पर यह लागू करेंगे, फिर ये गवर्नर जनरल उसको अप्लाई करते हैं। इसका मुख्यतः काम यही था कि रिपोर्टिंग और पारदर्शिता को बनाए रखना। इसमें रिपोर्टिंग के लिए दो महत्वपूर्ण, एक तो लगान एवं वित्त वाला, जो भी रेवेन्यू वहां से जनरेट करेंगे वो सारा उसका हिसाब किताब ब्रिटेन के राजस्व विभाग को डायरेक्ट देंगे। क्या कितना खर्च हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना जनरेट हुआ रेवेन्यू, सारा हिसाब किताब देना होगा। और दूसरा था नागरिक एवं सैन्य, तो ये राज्य के, ब्रिटेन के राज सचिव को ही यह डायरेक्ट वहां पर इंफॉर्मेशन देना होगा। तो इस प्रकार के इसका प्रावधान किया गया था ताकि कंपनी पर कंट्रोल कर सके। अब यह जो देखा गवर्नर जनरल साहब की हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सारा पावर तो वहां से निकले तो यहाँ कार्यकारी परिषद में चला गया। तो इनको लगा कि भाई हमारा तो कोई इसमें अब रहा ही नहीं, भले ही हमारा पद दे दिया, हमको हमारे अधीन कर दिया, लेकिन अब हम व्यक्तिगत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कंपनी जो था, उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अब ब्रिटिश प्रभुत्व को कायम रखने के लिए यह ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, क्योंकि कंपनी डूब रही थी और उसका सारा कर्मचारी एकदम मुनाफे में जा रहा था। तो इसको सुधार करने के लिए ये सारा नियम लाया गया था। इसमें कुछ और काम दिए गए थे कि इस कंपनी में चाहे गवर्नर जनरल का ही पद क्यों न हो, उसकी नियुक्ति भी यही निदेशक मंडल करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। चाहे छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, बड़े अधिकारी, सबका नियुक्ति यही करेंगे। निर्देशन जारी करेंगे कि जो भी वहां पर नियम कानून बनाएंगे यहीं से और वहां अप्लाई होगा। कहाँ बनेगा, कहाँ, लंदन में, लेकिन अप्लाई होगा भारत में। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य था और इससे डायरेक्ट कंपनी को और गवर्नर जनरल को कंट्रोल कर लिए। जैसे यह कुछ सालों में अपना व्यापार बढ़ा लिए, निजी व्यापार बढ़ा लिए, उपहार लेते थे, घूस लेते थे, अत्याचार करते थे, इस सब पर लगान लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। तो अभी तक हमने देखा कि इसका मुख्य बाद में प्रशासनिक पद गवर्नर जनरल, केंद्रीकरण मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन, कार्यकारी परिषद का गठन जो 4 सदस्यीय टीम, किसके, गवर्नर जनरल के सहायता के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये महत्वपूर्ण है जो बताए, उत्तरदायित्व के लिए दिया गया था, इसे हिसाब किताब लेने के लिए गठन किया गया था, नियुक्ति पदोन्नति के लिए किया गया था, नियम कानून बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इतना जान लिए। 5वां पॉइंट में देखेंगे कंपनी के कर्मचारी पर नियंत्रण। कंपनी के कर्मचारी पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कर दिए कि निजी व्यापार पर रोक लगा दिए। अब क्या था यहाँ पर कि लोग कंपनी के व्यापार तो कर ही रहे हैं, अब कंपनी से आप लोगों को क्या माइंड में आता होगा कि अभी कहिए एप्पल की कंपनी है, कहाँ है, अमेरिका का, भारत में भी व्यापार कर रहे हैं, अन्य देशों में भी व्यापार कर रहे हैं। तो कंपनी के अंदर रहकर कंपनी का व्यापार करेंगे ना, क्योंकि उसका उसमें नियुक्त किए हैं, लेकिन ये करेंगे क्या कि उसका फायदा हो ना हो, सैलरी लेगा उसका, लेकिन अपना निजी फायदा के लिए निजी अपना काम भी करेंगे, तो ये तो नहीं होने देंगे। तो निजी व्यापार पर रोक लगा दिए, उपहार रिश्वत लेना पर भी प्रतिबंध लगा दिए। इसमें दो चीज पर कंपनी के कर्मचारी पर, एक तो उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित और निजी व्यापार। इससे क्या हुआ कि कर्मचारी
जो भी था अधिकारी जो भी था इसमें काफी असंतोष हुआ। पहले जितना इसका मुनाफा हो रहा था कि हमने आया सारा चीज यहाँ किया और यहाँ पर कब्जा किए अधिकार किए, तब देखिए हम पर ये सारा नियम लाद रहा है। लेकिन फिर भी चलिए क्या था कि यह नियम लागू हुआ कंपनी को बढ़ावा देने के लिए। फिर क्या था, यही नहीं रुका, न्यायपालिका की स्थापना। न्यायपालिका की स्थापना सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में विलियम फोर्ड के नाम से है 1774 में किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो सर एलिजा एम्पे थे उनको नियुक्त किया और 3 अन्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया। अच्छा, जानते हैं कि इसको स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य सबसे पहला तो कंपनी पर ही नियंत्रण करना था। कर्मचारियों पर कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण, कंपनी में आपसी विवादों को निपटारा। अब उसमें अधिकारी पदाधिकारी निचले ऊपरी स्तर के, उसमें क्या था, भ्रष्टाचारी था, लूट खसूट था, अत्याचार था, उस सब को नियंत्रण करने के लिए इसका होना जरूरी था क्योंकि वहां पर मनमाना चल रहा था। कानून का शासन स्थापित करने के लिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष पर वहां पर चल रहा था जो कि व्यक्ति विशेष पर जो निर्णय ले लिए से नहीं लिए, नहीं, कानून का शासन होना चाहिए ऐसा स्थापित किया। व्यापारिक हितों की रक्षा किया, बताया ना कि कैसे व्यापार जो कंपनी का लॉस जा रहा था उसको आगे ऊपर बढ़ाने के लिए, न्याय संगत करने के लिए न्यायपालिका की स्थापना किया गया था। यहाँ पर कर्मचारी में आपसी विवाद भी काफी होते थे, अपने पद को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, कोई किसी का मान ही नहीं रहे थे क्योंकि कोई फिक्स रूल था ही नहीं। तो यही तो हम जानते आ रहे हैं कि जहां पर रूल नहीं रहेगा यानी संविधान नहीं रहेगा, वो साथ विकास पूर्णतः जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पाएंगे, जैसे तैसे करके चल रहा था। इसी को सुधारने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और जैसे ही लाया तो न्यायालय की भी स्थापना किया। इससे क्या हुआ कि कुछ हद तक जो आपसी विवाद थे उस सब को निपटारा किया गया। फलस्वरूप क्या था कि इतने सारे नियम एकाएक लाद दिया गया। लादने के बाद क्या हुआ कि कर्मचारियों में और यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी गवर्नर जनरल में जो होना चाहिए, एक फ्री माइंड से ये सब कर रहे थे व्यापार, कोई इस पर बोझ नहीं था, कोई नियम लादने वाला नहीं था। लेकिन एकाएक नियम ला दिए तो इनके माइंड में तो आएगा कि भाई हम कहाँ बंधा गए, तो काफी असंतोष हो गए, आपसे में उथल पुथल मच गए। अब देखिएगा तो मंत्री परिषद 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद है और ये गवर्नर जनरल आपसी में टकराव करने लगे। उसके बाद न्यायपालिका का गठन जो किया गया तो इसका भी कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं कर पाने के कारण क्या हुआ कि आपसी टकराव होने लगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप हो रहा था और काफी असंतोष के भावना हो रहे थे। तो ये जो है कुछ हद तक तो कारगर रहा, लेकिन कुछ हद तक इसमें क्या था कि दोषपूर्ण भी रहा। इसके कुछ महत्व भी रहे। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है केंद्रीय प्रशासन की नींव, और कंपनी के राजनीतिक मामलों को भी मान्यता मिला। और इसके दोष जो था गवर्नर जनरल में उसके परिषद के बीच अधिकारों को स्पष्ट विभाजन नहीं होने के कारण आपसी टकराव बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र का भी अस्पष्टता विवाद का विषय बन गया और आपसी टकराव के कारण जो है ये घसीटता हुआ चल रहा था। फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पर लाया गया 1881 का संशोधन अधिनियम इसी को ठीक करने के लिए, और फिर तुरंत बाद जो है इससे भी ठीक नहीं हुआ तो 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया इसी को सुधार करने के लिए। तो इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, इससे काफी क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन कहाँ से और क्या पूछा जाएगा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि अगर रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1973 में, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में बार बार घुमाकर रेगुलेटिंग एक्ट कब आया,
तो 1773 में। एक बार ऐसा देखे हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया, तो उसमें ऑप्शन के अनुसार 1774 था, तो लागू 1774 में, लेकिन 73 भी रहे तो 73 होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन के अनुसार वो 74 था। रेगुलेटिंग एक्ट आया कब, तो 1773 में। अच्छा, यहाँ पर आइए कि इसमें जो है, इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है, और पहला लिखित संविधान अगर कहा जाए तो भारत में ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित करने का ये था कारण। यहाँ पर तो समझ चुके थे। मुख्य उद्देश्य जो था, कंपनी पर नियंत्रण था, और कंपनी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को समाप्त करना था। मुख्य उद्देश्य में इससे क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप कर लिया जाता है। देखिए, यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा, प्रशासनिक पद जो कहे थे ना, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल का पद कब आया, ऐसा पूछा जाता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाया। और यहाँ पूछा जाएगा कि प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक तो ये जो है ये, और दूसरा वारेन हेस्टिंग साहब, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ओहो, ये जो था, ये प्रश्न पूछा जाएगा। हो गया दो प्रश्न। इसी में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। अंतिम गवर्नर, अब लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, कहेगा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, अंतिम कौन है, तो वारेन हेस्टिंग ही है गवर्नर। गवर्नर अगर कहा जाए, जनरल गवर्नर अगर कहा जाए तो प्रथम है, लेकिन बंगाल का गवर्नर अंतिम है, क्योंकि यही था गवर्नर, और फिर ये गवर्नर जनरल बना। तो यहां से क्लियर है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मद्रास और बम्बई किसके अधीन आ गया, तो बंगाल के अधीन। या क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से आया है, तो मद्रास और बम्बई। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में मद्रास और बम्बई को जो अपने अंदर समाहित किया है या केंद्रीकरण किया है, यह किस शासन के अधिनियम के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973। इसमें भी पूछ लिया जाता है कार्यकारी परिषद का गठन, यानी कि गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए कितने सदस्यीय टीम का गठन किया गया, तो 4 सदस्यीय। इस तो ये 1773 में ही किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीटो का पावर इसमें गवर्नर जनरल का नहीं था, जो यह निर्णय ले लेते थे वही लागू करना पड़ता था, यही असंतोष का भावना जगा था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निदेशक मंडल, हिंदी में पूछ लिया जाएगा, निदेशक मंडल का गठन कब किया गया था, तो 1773 के तहत ही, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका मुख्य काम क्या था, तो इसका जो था रिपोर्टिंग करना, यानी कि सूचना देना था, वित्त मामले, सैन्य मामले और सिविल मामले, ये सभी नागरिक, सैन्य, सिविल, रेवेन्यू, तीनों मामले का रिपोर्ट करना था, किसको, ब्रिटिश सरकार को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कर लिया जाता है। उसके बाद है, इसी में पूछा जाएगा कि किस कानून के तहत या किस एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं घूस लेना, रिश्वत लेना और उपहार लेना पर प्रतिबंध लगा दिया, तो 1773। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से पूछा जाता है न्यायालय की स्थापना किस के तहत हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब कब हुआ, यहाँ कब और किसके तहत, तो 1774 में स्थापना कलकत्ता में हुआ था। कि कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इसका प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे थे, एलिजा एम्पे, इसको याद रखेंगे। एक एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ से, ये सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं सारा पूछा गया प्रश्न है, क्रम चलिए तो है जानने के लिए। इसके बाद हाँ, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसका महत्व क्या था, अगर पूछा जाए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, तो भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी और कंपनी में राजनीतिक मामलों की
मान्यता मिली। महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन ए लाइन पूछ लिया जाता है। इसका दोष पूछ लिया जाए तो गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद के बीच अधिकारों को स्पष्ट विभाजन नहीं होने के कारण विवाद रहा, और सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण वहां भी मतभेद रहा। तो ये था, ये सारे क्वेश्चन यहीं से पुटअप कर लिया जाता है। आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अब हम लोग जानेंगे कि 1781 में संशोधन जो इसमें कुछ दोष रह गया था तो कैसे क्या लेके आया था, और 1784 का पिटिशन लिया है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि जाना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या नियम थे कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। इतने सारे नियम लाए गए थे, अचानक लाए गए थे कि वो एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण आपसी द्वंद्व काफी बढ़ गया था। इधर देखा जाए तो गवर्नर जनरल का जो पद था और उनके सहायक जो बनाए गए थे 4 सदस्यीय परिषद, उसमें काफी टकराव हो रहा था, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उनमें भी और गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में टकरार हो रहा था। तो इस कमी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम 1781 में संशोधन अधिनियम लाए। इसमें ऐसा प्रावधान लाए कि कुछ हद तक जो मामला है उसको निपटारा किया जा सके। तो इसमें मुख्यतः क्या किए कि गवर्नर जनरल की अधिकार क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने के फलस्वरूप भी कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं होने के बाद क्या हुआ कि फिर से वही आपसी टकराव बढ़ रहा था। तो उस टकराव को बढ़ते देख उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे विलियम पिट, इन्होंने एक अधिनियम लाया अपने नाम पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। पिट्स इंडिया एक्ट के इसका भी मुख्य काम था जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ अशुद्धियां, कुछ कमी रह गई थी उसको दूर करना, मुख्यतः यही था इसमें। और यह इसका सबसे बड़ा उपलब्धि था कि यहाँ पर कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का दोहरा नियंत्रण आ गया था। इसमें पहले तो सिंगल नियंत्रण के लिए जो गठित किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर दोहरा नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही, क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन कर दिया। इससे क्या हुआ कि कंपनी में जो थोड़ा बहुत कमियां रह गई थी, स्पष्ट नहीं हो रहा था किसका अधिकार क्षेत्र क्या है, क्या निर्णय लिया जाए, तो ये सेटलमेंट हो गया। तो इसी को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शासन प्रणाली द्वैध हो गई। यहाँ पूछा जाए कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब से माना जाए, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के समय से ही द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत मानी जाए। तो यहाँ पर दो गठन किए, एक पहले से था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो निदेशक मंडल है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, सारा जवाबदेही इनके अंतर था। मुख्यतः इनके जवाबदेही में था व्यापार, रेवेन्यू, नागरिक, सैन्य, ये सारा मामला जो था इन्हीं के अंदर था। लेकिन अब क्या कर दिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका भी गठन वही था, कहाँ, ब्रिटेन में ही, और वहीं से ये नियंत्रण कर रहे थे। और यहाँ पर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन वहीं से कर दिया, वहीं से नियंत्रण करना था। इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां था जो इसको सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो इसका गठन किया गया। इसमें 24 सदस्यीय, इसमें टोटल 24 सदस्यीय टीम रहता है, और इसमें 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। इसका मुख्य कार्य है राजनीतिक, नागरिक, सैन्य और राजस्व, ये मामले को देखना। ये भी जो है रेवेन्यू, सिविल एंड सैन्य एंड पॉलिटिकल जो मामले हैं वो कौन देखेंगे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधित्व हो गया कंपनी पर और भारत पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। और इसमें जो गठन किए 6 सदस्यीय टीम, तो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बैठा दिए, तो उसका वेतन भी ज्यादा होगा। तो कहा कि इसका जो वेतन भरा जाएगा जो भारत के रेवेन्यू से आएगा, वही ये इसका जो वेतन भुगतान किया जाएगा। तो इसका ये काम था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सिर्फ काम था व्यापारिक मामले को कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे व्यापार करना है,
वो डेली बेसिस पर या लॉन्ग बेसिस पर भी इसका सारा मामला ये है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका सिर्फ काम रह गया व्यापार करना, लेकिन इनका काम रह गया कि राजनीतिक मामला भी देखना है, नागरिक मामला, सैन्य मामला, राजस्व मामला सब देखना है। अगर कहीं पर किसी से युद्ध करना है तो उसका निर्णय ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। किससे युद्ध करेंगे, कैसे अपने अधिकार क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, ये सारा मामला ये देखेंगे। इसका मामला सिर्फ रहेगा अपना व्यापार पर ध्यान देना। तो ये हो गया। फिर जो जनरल गवर्नर के सहायता के लिए कार्यकारी सदस्य का जो परिषद बनाया गया था उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया। पहले 4 था, 4 में क्या होता कि जब भी उसको वोटिंग करना होता, अगर 2 इधर और 2 इधर कर देते तो टाई हो जाता और वो निर्णय नहीं हो पाता। और अब जनरल गवर्नर के पास अपना वीटो पावर भी नहीं था कि वो अपना कर सके, तो ये 4 से घटाकर 3 कर दिए ताकि सही से निर्णय हो सके। और विशेष परिस्थिति में जनरल गवर्नर के वीटो पावर का भी इस्तेमाल करने के लिए दे दिया कि अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो अपने पावर से वो कर सकते हैं, इनकी जो भी राय हो अपना राय से काम कर सकते हैं। तो ये इतना कर दिए। तो आप देखिए कि और डिवाइड कर दिए। पहले तो स्टार्टिंग में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, अब देखो आ गया 10 साल बाद 1784, और भिन्न भिन्न प्रकार के अब कर्मचारी और वहां के अधिकारी जो भी था धीरे धीरे करके वो एक्सेप्ट करने लगे। ये रूल और नियम और कानून, उनके ऊपर से बर्डन भी हटने लगा, बोझ भी हटने लगा। कई पहले एक था सिर्फ निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल का भी स्थापना कर दिया, तो कामों का बंटवारा हो गया और निर्णय लेने के लिए भी काफी हो गए। यहाँ अलग निर्णय ले रहा है, ये अपना अलग निर्णय ले रहा है। और यहाँ देखिए तो जनरल गवर्नर और उनके परिषद हैं वो अलग निर्णय ले रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को भी और अधिक स्पष्ट कर दिया गया कि आपका ये क्षेत्र है, यही अब मामला सिर्फ आप देखिएगा। इसमें एक चीज और यहाँ कह दिया गया कि अगर भ्रष्टाचारी, ब्रिटेन के लोगों पर भ्रष्टाचारी का आरोप अगर लगता है तो वहां पर कोलकाता में इसकी सुनवाई नहीं किया जाएगा। इसकी सुनवाई कहाँ किया जाएगा, तो ब्रिटेन में किया जाएगा। तो ये स्पष्ट कर दिया कौन कौन से मामलों की सुनवाई करना है, क्या करना है। तो ये इसके बाद जो है क्या हुआ कि यह नियम काफी कारगर साबित हुआ और यह लगभग सारे विवादों को निपटारा कर दिए और कंपनी का जो चलन था वो आगे बढ़ा, विकास हुआ और सब तरह से यह परिपूर्ण हो गए। अब देखिएगा कि इस समय में जो बहुत सारे क्षेत्र को भी चल रहा था लड़ाई, चाहे वो पंजाब की लड़ाई हो या दक्षिण में मराठा से लड़ाई हो या और भी लड़ाई हो, ये सब एकदम संगठित होकर नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व के लिए अच्छे अच्छे कमांडर सबको भेजकर युद्ध को जीतते गए। तो ये इसका देख रहे हैं कि कैसे कैसे करके सिर्फ इसका जो है एक हम कहें कि ये छोटा सा संविधान ही है जिसके तहत सबको नियमों और कानून के तहत बांध दिया, जिसके तहत कार्य करना है और संगठित रूप से करना है, तो कार्य करने लगा। इसी के तहत देखिए पहली बार भारत में जितने भी कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र थे, अब कहा कि ये ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र है, अधिपत्य क्षेत्र। तो एक यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र को कब ब्रिटेन का अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो यहाँ पर हम लोगों ने बारीकी से देखा समझा कि कैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें क्या कमी आई, जिसके तहत 1781 में संशोधन अधिनियम लाए गए। और फिर इससे भी नहीं हुआ तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो भी कमियां थी, जो भी उसमें खामियां थी, सबको दूर कर दिया गया और यह जो है एकदम कारगर साबित हुआ और भारत पर पूरा कब्जा करने के लिए एक तरह से यह तैयार हो गया। तो जब यह सारा चीज हो गया तो क्या था कि देखिएगा इसके बाद आया था चार्टर्ड एक्ट। ये 4 चार्टर्ड एक्ट आया था। क्यों चार्टर्ड एक्ट, पहले ही जिक्र करते थे कि चार्टर्ड एक्ट कंपनी को सिर्फ समय बढ़ाने के लिए देते थे, पहले 15 साल के लिए देते, आप प्रत्येक 20 साल के लिए कंपनी को व्यापार करने का अधिकार चार्टर्ड एक्ट देते थे। उसमें कुछ कुछ परिवर्तन, कुछ कुछ नया नया नियम
उसमें दिया करते थे। तो हम लोग पहले इस भाग को पढ़ें जो कंपनी का शासन चल रहा है 1773 से 58 में। तो एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा जिसमें पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके सुधार के लिए 2 एक्ट आए। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर्ड एक्ट जो 1793, 1813, 1833, 1853। इसमें देखेंगे कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो नियम हैं वो लाए गए थे भारत पर लागू करने के लिए, तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए इसमें अब आते हैं क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर हमने 1781 से कोई विशेष प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, बस ये संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है कब आया था, तो 1781 में, इससे क्वेश्चन पूछा लिया जाता है। 1784 से पिट्स इंडिया एक्ट किनके नाम पर पड़ा था, तो तत्कालिक प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा था। ये क्यों लाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द्वैध शासन प्रणाली की जो नींव पड़ी थी 1700 कहां से, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही पड़े थे। यहाँ देखेंगे कि बोर्ड पूछा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब किया गया था। यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 1773 के पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, और इसका जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो किया गया था वो 1784 के तहत। तो इससे पूछ लिया जाता है। इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसका अधिकार क्षेत्र, तो इसका अधिकार क्षेत्र है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिर्फ व्यापारिक मामले, और इसका अधिकार क्षेत्र है कितने, तो राजनीतिक है, सैन्य है, रेवेन्यू है, एंड ये सारे चीज है इसके अधिकार क्षेत्र है। कितने सदस्य, 6 सदस्यीय। ये कितने सदस्य, 24 सदस्यीय। ये पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट है कि 4 से घटाकर कितने कर दिए कार्यकारी परिषद के सदस्य को, तो 3 कर दिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये है, ये महत्वपूर्ण है, इसको VVI लगा लीजिए। ये क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है। भारत में कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य किस कब कहा गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो यहाँ से दोहरा शासन प्रणाली, ये भी यहाँ से ये वो क्वेश्चन सब पूछ लिया जाता है। ठीक, ये भी, और यहाँ से ये लाइन पूछ लिया जाएगा और ये लाइन पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस पर नजर रखें और कुछ कुछ नोट्स जो बना रहे हैं उसको याद भी करें। तो हमने आज यह पढ़ा। फिर अगले दिन अब हम लोग चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे। तो चारों जो है देखेंगे, अगर एक वीडियो में संभव हुआ तो कर देंगे, लेकिन हम तो कहते हैं धीरे धीरे पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और बारीकी से पढ़िए। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।